साथियों नमस्कार। उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी तौलिए के साथ आज के इस वीडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तौलिए नामक एकांकी हमारी कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी सृजन के 15वें अध्याय के रूप में आई है। ये हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का पाठ्यक्रम है, उसमें से ये निर्धारित पाठ है। इसके अलावा आपके स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर जो आरपीएससी आयोजित करवाती है, सेंट्रल लेवल के चाहे केजी के हो, चाहे एनवीएस टीजीटी हो, पीजीटी हो, या तमाम तरह की सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल की बोर्ड परीक्षाएं जिसमें हिंदी के तौलिए नामक प्रकरण का अध्ययन समीचीन होता है। तो सबसे पहले तौलिए नामक एकांकी का परिचय और उसके बाद में मूल पाठ को पढ़ेंगे। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात कि जो तौलिए नामक पाठ है वो एकांकी है, ठीक है। और प्रस्तुत एकांकी तौलिए में क्या चीज़ें? शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब। तहजीब का मतलब भी शिष्टाचार ही है के नाम पर फैल रही आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखापटीपन पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है। आमतौर पर हमारे समाज में इस प्रकार का जो कृत्रिम या बाहरीपन या दिखावा या बायाडंबर देखने को मिलता है। तौलिए नामक एकांकी इस पर खरी उतरती है कि हमारी जीवन शैली में कौन कौन सी बातें घटित होती है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है कि जो रिलेशनशिप्स, जो रिश्ते जिसमें जो गर्माहट होनी चाहिए, जो गहराई होनी चाहिए, आज के ज़माने में उसको शिथिलता या जो गति होनी चाहिए कम होती जा रही है। सहजता व सरलता से जीवन जीने में जो खुशी और आनंद मिलता है और वो तो अन्यत्र दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाहर तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं, और वही हमारी दृढ़ता का सूचक बनता है। तो अब हम तौलिए नामक एकांकी का अध्ययन करेंगे। इसमें मोटे रूप में आप देखेंगे कि ज़्यादा चर्चा करने जैसी बात नहीं है। एकांकी है, सरल है, समझ में आने जैसी है। हम तो बस उनका एक मात्र अध्ययन मात्र करेंगे और उसमें जहाँ चर्चा करने जैसी बात होगी या चर्चा करना समीचीन होगा करेंगे। पात्र में देखिए, एक वसंत, चिंती, मधु, मंगला और सुरु, ये पात्र है जो एकांकी में आए हैं और स्थान नई दिल्ली। चलिए शुरू करते हैं। पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। वसंत एक 250 मासिक पाता है, यानी कि उनकी तनख्वाह कितनी है? 250 रुपये। पर नई दिल्ली के 250, लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, इसलिए टेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है। बाएं दीवार के साथ एक मेज लगी है और उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। फिर आप आगे देखें। मेज के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस ओर कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इनमें नहीं जलती, क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई है, वैसी ही जैसी मध्यवर्गीय घरों में होती है, लेकिन वे बिखरी नहीं है और करीने से लगी हुई है। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं, और इस अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसके मेज पोश का डिजाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि को या मधु की सुरुचि का पता देता है। यानी कि जो वसंत की पत्नी मधु है, या यूँ समझें कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की रहन सहन या जो चड़क भड़क होती है किस प्रकार की होती है, ये सारा का सारा मधु या वसंत के कमरे में या उस घर में दिखता है।
और अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पड़े और कैलेंडर को देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है। यानी कि यह जो कविता, माफ़ी चाहूँगा, एक अंक जो है वो नवंबर के माह को रखी गई है या लिखी गई है। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेंत के कोच का सेट है। इसके आगे एक तिपाही पड़ी है। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण है और तिपाही का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है, यानी कि उनसे एक प्रकार से तादाद में स्थापित हो रहा है। सामने दीवार के बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नान गृह को जाता है, जो स्नान घर को जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी है, जिससे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। यानी कि वो मेज जो है वो आना जाना, उनका नहाना धोना या उनके लिए प्रसाधन का काम देता है। और इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं। मेज के दोनों ओर एक दो कुर्सियां पड़ी है। दाएं दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर जाता है। इस तरह से जो व्यवस्थित रूप से सामान होना चाहिए वो है। पर्दा उठते समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं, यानी कि वो शेविंग या दाढ़ी बनाते हैं। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है और क्या बताती है, ये फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप। बसंत कहता है, ओ ये कम वक्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत। मधु कहती हैं, और हजामत के तौलिए कैसे हैं? जी जरा आँख खोल कर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं। बीसियों तो धारियाँ पड़ी हुई हैं और उनमें, और मदन में या मदन के कितने सादे। और यानी कि जो हजामत बनाने का तौलिया है उसका रंग रूप अलग है, मदन के तौलिए का रंग रूप अलग है। आपको देख कर के हजामत के तौलिए को लेना चाहिए था। और फिर बसंत लेकिन रोएंदार तो मधु कहती है, जी आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ। बसंत निरुत्तर हो जाता है। वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो। कहाँ है? मुझे दिखाई ही नहीं दिया। और मधु, ये तो टंगा है सामने फिर भी। बसंत कहता है, मैंने ऐनक उतार कर रखा है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। मधु कहती है कि जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। यानी कि एक प्रकार से फिक्रा कसा जाता है कि किस तरह से उनके तौलिए लेने का जो प्रसंग आता है और मदन का तौलिया हजामत का काम लिया जाता है। तो इस तरह से वो मना करती है कि आपको वही तौलिया लेना चाहिए जिसके लिए हजामत का तौलिया उपयुक्त था। बसंत कहता है, तुमने फिर मुंह फुला दिया, नाराज हो गई हो। मधु, नहीं मैं नाराज नहीं। बसंत, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। मधु कहती है, मैं कब कहती हूँ। बसंत कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती हैं। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती हैं, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में या अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया। मैंने अपने सब पते। कहने का अर्थ ये है कि उस मात्र तौलिए के प्रसंग के कारण पत्नी और पति के बीच में क्या दूरी बनने का प्रसंग छिड़ता है, हम उसका जिक्र अभी कर रहे हैं। मधु कहती है, मेज पर रख दिए थे, मैं कब इनकार करती हूँ। बसंत, तुम्हारी ये हंसी कितनी विषैली है। इस तरह विष घोल कर कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर दिया है। मधु चुप रहती है। बसंत कहता है, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। मधु, इसमें क्या संदेह है। बसंत, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं, पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला और मुझे नजाकतें नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम 6 भाई उसे काम में लाते थे। मधु कहती हैं, आप मुझे
अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं। मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हूँ। बसंत कहता है 10 और किस तरह होते हैं? नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का, और फिर तुम्हारे और मदन के, यानी कि आपने तो इस घर में अलग अलग तौलिए निर्धारित कर रखे हैं। लेकिन हमारे घर में तो जितना भी परिवार था उनके लिए एक तौलिया था, और फिर भी हम सफाई के समर्थक हैं। मधु कहती है लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है? जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों ना 10-10 तौलिए रखें? कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुंचा हो उससे किस प्रकार अपना कोई शरीर पहुंच सकता है? बसंत कहता है मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पहुँचते रहे। तब मधु कहती है लेकिन बीमारी? बसंत कहता है हम में से किसी को कभी कोई बीमारी नहीं हो। मधु कहती है पर चर्म रोग तो? तब बसंत कहता है तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं तब। चूहा सेदनसा की बात जानती हो? मधु कहती है कि चूहा सेदनसा? बसंत कहता है शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सेदनसा गए। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बेरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं, लोग जुअड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास नहीं आया क्योंकि जुअड़ का पानी मेला चीकट था। ऐसी कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में न हो। और चूहा सेदनसा की जाट हिष्ट पुष्ट और लंबे तगड़े, यानी कि जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी उनका फेस या यूँ समझें कि उनको प्रभावित नहीं कर सकती। मधु कहती तो क्या आप चाहते हैं हम जोहर का पानी पीना शुरू कर दें? अब आपके बसंत क्या कहता है कि तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो। तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा है। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं, और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है। और बीमारी का मुकाबला इन नज़ाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिरोध कर सके। इस प्रकार की बात बताते हैं। तब मधु क्या कहता है कि मैंने चूहा सेदनसा की बात सुन ली। मेले तौलियों से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन ही से मुझे सफाई पसंद है मामा जी। बसंत कहता है तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ी। माना वे विलायत हो आए, किंतु इसका ये मतलब तो नहीं कि जो कहते हैं वे वेद वाक्य हैं। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। उन्होंने दांत निपुर दिए। मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पहुंचता, और वे अपने रुमाल से हाथ पहुंचने लगे। मैं पूछता हूं अगर वे उस तौलिए से हाथ पहुंच लोते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती? मधु अब ये तो। बसंत कहता है और तुम्हारे मामा जी? तुम्हारे जाने के एक दिन बाद में उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था। कहने लगे हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बना ही लेता हूँ। तब एक निकृष्ट सा रेजर ले आए और कहने लगे मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल उठा। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना कहा रहने दीजिए, मैं घर जाकर सेव कर लूँगा। इस प्रकार से विरोध या इस प्रकार से मना कर दिया। अब मधु कहती है मामा जी। बसंत कहता है इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी, और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पर विवश कर दिया। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया
और नौकर से कहा कि रेजर को स्टरलाइज कर लाएं। मामा जी। मधु कहती है, मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की ही भांति। फिर आप आगे देखिए वसंत क्या कहता है। वसंत कहता है कि क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटती हो? तुम सरे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत से नफ़रत की भावना काम करती है, शरीर से, गंदगी से, जीवन से नफ़रत की। वसंत फिर बताता है, और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं, और मैं सच कह दूं मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं। मधु कहती है, तो फिर कूड़ों के ढेरों पर बैठिए। वसंत फिर उनके प्रति उत्तर में क्या बताता है कि मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फ़र्क है। यदि हमें अपने जीवन का सामना करना है तो रोज़ गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी? जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे। समझी? इसके जवाब में तो तुम्हारे विचार से मधु क्या कहती है, पर अब तो आप विपन्न नहीं, अब तो आप गंदे इलाके में नहीं। विपन्नता की व्यवस्था को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है। तब वसंत कहता है कि तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूँ। मधु कहती हूँ, मैं कब कहती हूँ? ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश नहीं मिलता था, अवसर तक नहीं मिलता था, और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूँ। अगर ये गंदेपन की आदत है तो। तब मधु बताती है कि मैं इस प्रकार से बताती है कि मैं कब कहती हूँ। बसंत कहता है कि स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज़ की सनक की हद तक पहुँचा देती हो, और सनक से मुझे चिढ़ है। बनियानों और तौलियों की केद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिया ले लूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुँह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विषैली हंसी बिखेरना चाहिए। तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों में इतना जकड़ लिया है कि मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें यखरता है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुंचा दिया है। ऊशी और निमो। तब मधु कहती हैं, आपने फिर ऊशी और निमो की बातें चलाई। ऊशी और निमो कल मिल गई बाजार में। मैंने पूछा, निमो आई नहीं? तुम इतने दिनों से कहने लगी हमको चच्ची से डर लगता है। यानी कि जो उनकी सहेलियाँ हैं वो मधु के घर आना तो चाहती थी, लेकिन उनके स्वभाव से या उन पर जो स्वच्छता की गलत सनक चढ़ी हुई थी, इसकी वजह से वो नहीं आ पाती है। तो मधु कहती है, मैं उन्हें खा जाती हूँ। बसंत कहता है, खाओगी तो तुम क्या, पर वे बच्चियाँ हैं। मधु कहती है, बच्चियाँ? हंसना उनका स्वभाव है, वे हंसेगी तो बेबात की बात पर हंसेगी, और तुम्हारा एटिकेट बस दुबे पतले या दबे दबे घुटे घुटे फिरो। जो आदमी जी भर खा पी नहीं सकता, हंसा नहीं सकता, वे जीवन में कर ही क्या सकता है? चिंताओं और आपत्तियों के बंद नहीं क्या कम है जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए। यह न करो, वह न करो, ऐसे न बोलो, वैसे न बोलो, इन आदेशों का कहीं अंत भी है। यानी कि पूरी तरह से बसंत ने स्वच्छता की जो सनकता की हद थी मधु में, कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। और आगे भी बताता है, और फिर तुम्हारे इस शिष्टाचार में स्निग्धता कहाँ है? तुम्हारे आने से पहले में देव और नारायण एक ही लियाफ में बैठ जाते थे।
जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम एक ही चारपाई पर एक ही रजाई घुटनों पर ओढ़े 4-5 मित्र बैठे हैं, गप्पें चल रही है, सुख दुख की बातें हो रही है, वहीं चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती है, साथ साथ चुस्कियाँ लगती है। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। अब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है। चिड़िया तक तो फटकने नहीं देती तुम बिस्तर के पास, मैं तो इस तकलीफ़ में घुटा जाता। मधु तब क्या बताती है, मैं तकलीफ़ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ भी ख्याल न हो तो विवश हो इससे काम लेना पड़ता है। आप ही बताइए कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है और कितने हैं जो हमारी तरह पाँव धोकर रजाई में बैठते हैं। तब बसंत कहता है, पाँव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुत्फ़ ही किरा कर देती है, यानी कि पाँव धो कर के बैठने से रजाई में जो बैठ कर के आनंद आना चाहिए नहीं मिल पाता है। मधु कहती है कि कुत्ता भी बैठता है तो दूं मिलाकर बैठता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्वच्छता का प्रेमी है, मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ। बसंत कहता है, घृणा यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। मधु ये आप कह सकते हैं। बसंत कहता है, तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने से, मेरे पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुला कर हंसता हूँ, और इसलिए उसी और निमो। मधु आगे कहती हैं, आपने फिर उसी और निमो की कथा छेड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुसमय का भी ध्यान होना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही उसी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और निमो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उसी तरह हंसी मजाक का। मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। मधु कहती हैं कि समय कैसा है, मजाक उसी के हिसाब से की जानी चाहिए। उसी और निमो तो मेरी नाहक मजाक कर लेते हैं, मेरी गलत मजाक कर लेते हैं। बसंत कहता है उसी। मधु कहती परलेसरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है। किसको बताया गया है? उसी को। मदन की वर्षगांठ के दिन वे सब आए थे। निमो इतनी चंचल लड़की है, पर वह तो बैठ गई एक और। ये नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी, मेरे सामने टांगें पसारे, और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए। आप इस अशिष्टता को शौक से पसंद करें, मैं तो इसे कदापि पसंद नहीं करती। जिसे बैठने उठने बोलने का सलीका नहीं, वह मनुष्य क्या पशु है? यानी कि वो मनुष्य नहीं है, पशु के बराबर है। इस प्रकार से प्रश्न उठाए जाते हैं। तब बसंत कहता है, पशु तो तुम मुझे पशु समझती हो, तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांध कर रखना चाहती हो कठिन सिद्धांतों की भेड़ियों में, ताकि उसकी रूह ही मर जाए। मुझे ये सब पसंद नहीं, और इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी है, और मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊँ। अभी मेरा जी चाहता कि इस जलील से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूँ, और मेरा जी चाह करता है कि मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोंट दूँ। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। अब देखिए किस प्रकार से उस प्रसंग के कारण पति और पत्नी में या पारिवारिक दृढ़ता में एक प्रकार से जो मजबूती होनी चाहिए वो शिथिलन आ जाता है। मधु कहती हैं, आप नाक हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं। अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं, इसे मैं ही जानती हूँ, पर आपको मुझसे ज़रूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ। क्यों कर ली यह भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना यह नहीं बताता कि आपको मुझसे नफ़रत नहीं। इसका क्रोध चाहे अब आप मेरी सफाई पर निकालें, चाहे मेरी पोशाक या मेरे स्वभाव पर। वसंत कहता है, तुम। मधु कहती, मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल है। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में नहीं रहूँगी, मैं आज ही चली जाऊँगी। वसंत, हेलो हेलो जी जी,
मधु कहती है मंगला। मंगला कहती है जी बीबी जी। मधु कहता है मेरे बिस्तर तैयार करो और मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आ। मंगला कहती है बीबी जी आप। मधु कहता है मैं जो कहती हूँ उठा ला। जी जी बहुत अच्छा कहते हुए चोंगा रख देता है और हंसता हुआ आता है। बसंत कहता मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले सामान मेरा तो ठीक कर लो। मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है। अभी साहब ने आदेश दिया है अपना सामान बाद में बांधना। और उसके बाद में कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ अंतर है कि जहाँ मेज थी वहाँ एक पलंग बिछा है और टेलीफोन उसके सिरहाने एक तिपाई पर रखा है। मेज ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया और श्रृंगार की मेज अपनी कुर्सी के साथ दाएं कोने में सरक गई और पलंग पर मधु लियाफ घुटनों पर लिए दीवार के सारे अन्य मनस्क सी आधी बैठी आधी लेटी है और कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की ओर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का महीना है और नया साल चढ़ गया है, जिसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं, यानी कि नवंबर के महीने की हम चर्चा कर रहे हैं और अब नए सत्र यानी कि जनवरी की बात हो रही है। बाहर का दरवाज़ा खुला है और तीखी हवा अंदर आ रही है। लियाफ को कंधों तक खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज़ देती है मंगला मंगला, लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट सी जाती है। कुछ देर के बाद में मंगला आती है। मंगला कहती है बीबी जी ये आप उदास उदास क्यों हैं? मंगला ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ़ सी हवा आ रही है अंदर। मंगला कहती है मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीबी जी। मधु कहती है यूँ ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। मंगला कहती है कोई पत्र आया बाबूजी का? तब मधु मंगला के जवाब को देती है कि आया था, शायद आज कल में आ जाएं। मंगला कहती है तो फिर? मधु कहती है तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। और इस बीच दरवाजे पर दस्तक होती है, कोई अंदर आता है। मधु कहती है कौन? सुरो कहती है दरवाज़ा तो खोलो। मधु कहती है मंगला जरा किवाड़ खोलना। और मधु अरे सुरो चिंती तुम यहाँ कैसे? सुरो कहती है आज ही सवारे यहाँ उतरी है, यानी कि आप यूँ समझें कि जब दोनों पति और पत्नी के बीच में एक प्रकार से टूटन की बात आती है तब वसंत बनारस चला जाता है और पीछे जो 2 महीने हैं बड़ी मुश्किल से कटते हैं और अब जहाँ जो है वो सुरो आ जाती है, चिंती आ जाती है। चिंती कहती है माता जी प्रयाग जा रही थी, सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चलें। मधु कहती है ठहरी कहाँ हो? चिंता बताती है कि कनॉट पैलेस में मलिक चाचा के यहाँ, देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आएँ तो। मधु और मुझे पत्र तक नहीं लिखा, इतने दिनों से मैं कह रही थी दिल्ली आओ तो पत्र लिखना चाहिए था। सुरो कहती है सबसे पहले तुम ही से मिलने आई है, माता जी कहती थी कुतुब मीनार। चिंती मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ। सुरो और फिर 2 घंटे से मारी मारी फिर रही है तुम्हारी तलाश में। मधु कहती है लेकिन पता तो मेरा। चिंती कहती है सुरो बहन भूल गई, इन्होंने तांगे वालों को जो भेरों के मंदिर चलने को कह दिया था। और मधु कहती है भेरों के मंदिर, यानी कि एक प्रकार से आश्चर्य होता है, उनको आश्चर्य होता है। फिर आप देखिए चिंती कहती है और तांगे वाला ले गया सब्जी मंडी कहीं 30 हजारी के गिरजे के पास। मधु कहती है गिरजे के पास? चिंती कहती है तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है। फिर नई दिल्ली वापस आई और तब पता चला कि हम लोग तो यूं परेशान होते रहे, घर तो तुम्हारा पास ही था। मधु कहती है तुम लोग भी? मैं कहती हूँ। सुरो कहती है यहाँ इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो थी जन्म की सिड्ढी। चिंती कहती है भाई साहब ने सिखा दिया, इतने ज़ोर से कह कहीं लगाना। कहाँ है वे? मधु कहती है बनारस गए हुए हैं 2 महीने में, वहाँ के फर्म के मैनेजर बीमार पड़ गए थे, शायद आजकल में आए। चिंती कहती है अच्छे तो है। तब मधु कहती है अच्छे हैं, मौज में हैं, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ बिस्तर पर। मंगला मंगला। मधु अरे कुर्सियाँ छोड़ो, बस चली आओ इधर, पलंग पर बैठते हैं लियाफ लेकर। सुरो कहती है लेकिन मेरे पाँव और मैं धो नहीं सकती इन्हें। मधु कहती है अरे क्या हुआ तुम्हारे पाँवों को? जुराबें तो पहन रखी है तुमने। चिंती कहती है पर तुम्हारा बिस्तर।
मधु कहती है कि कुछ नहीं होता बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर, ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला, आपने आवाज़ दी बीबी जी। मधु कहती है मंगला चाय बना कर लाओ। सुरो, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। मधु कहती है लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ। चिंती कहती है वह लम सलमा लमटी सा आदमी, जोर की हवा चले तो उड़ता जाए। मैं तो सोचती हूँ कि उसे पुष्पा जैसी मोटी मुटले से भी प्रेम हुआ तो कैसे हुआ, यानी कि एक संयोग जो है वो भी अलग तरीके का। मधु, और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनुष्यत बरसती है, यानी कि उदासी छाई रहती है, मालूम ऐसा ही होता है। चिंती कहती है वर्षों स्नानगर का मुंह न देखा हो। मंगला, चाय लाती हैं, कहाँ लगाऊं चाय बीबी जी। मधु, वहाँ मेज पर रख दो और एक एक प्याला बनाकर हमें दो, ये तिपाही सरकाकर इस पर बिस्किट रख दो। सुरो कहती है मधु कहती है अरे उठकर कहाँ जाओगी, यहीं बैठी रहो। इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका चाय का मज़ा। चिंती कहती है मधु कहती है हटाओ भी, अब बैठी रहो। चिंती कहती है तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत तो बदल डाले हैं। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है और बिस्तर पर ही खाने का नोश फरमाती है। सुरो कहती हैं कहाँ तो यह कि पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती, और कहाँ यह कि। मधु कहती हैं अरे क्या रखा है इस तकलीफ में। सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नरम बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाएं। लो बिस्कुट लो, चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। सुरो, मैं पूछती हूँ अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए। मधु कहती तो क्या हुआ, चादर धुलवाई जा सकती है, और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से कोई अपने रोज़ के सुख आराम को तो नहीं छोड़ता। अब देखो मधु जो पहले थी वसंत के साथ चर्चा में आई थी, लेकिन 2 महीनों के बाद में जब वसंत नहीं है कितना परिवर्तन आया है, एकदम सलीके पर आ गई है। फिर बदलाव जरूर आता है, लेकिन यहाँ से आप आगे देखिए। चिंती कहती हैं और फिर सभ्यता संस्कृति। मधु, मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। सोसाइटी की एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागेंगे। सुरो कहती है ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझकर मनुष्य फिर पहले की भांति बर्बर बन जाए। मधु कहती है नहीं, बर्बर बनने की क्या ज़रूरत है। मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले, मध्य का मार्ग क्यों न अपनाए, न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे, न इतना बंधे कि सन की। महात्मा बुद्ध ने कहा था, यानी कि मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही गई है, बीच के रास्ते को अपनाने की बात कही गई है। सुनो, महात्मा बुद्ध तुम्हें हो क्या गया है, सदियों पुराने गले सड़े विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो। चिंती कहती है मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम न देंगे और कल के परसों, ऐसा बर्नार्ड शो कहते हैं। मधु कहती हैं बर्नार्ड शो हटाओ, क्या बेमजा बेस ले बैठी हो, मंगला चाय का एक एक कप और बनाओ। चिंती कहती हैं बस भाई अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई हमें यहाँ आए, मंगला हाथ धुला दो हमारे। मधु कहता अरे भाई एक एक प्याला तो और लो। सुरो कहती है नहीं मधु अब चलेंगे, वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, 1 आध घंटे में लौट आएंगे, और यहाँ आते आते भी 2 घंटे लगे, यानी कि रास्ता या उस घर तक आने का जो सफ़र था उसमें बीच में भटक गए। चिंती कहती है स्नान घर किधर है, हम वहीं हाथ धो लेते हैं। मधु अरे क्या धोगी इस सर्दी में हाथ। सुरो कहता नहीं भाई हाथ तो हम जरूर धोएंगे, चिप चिप कर रहे हैं। मधु कहती है तुम मरो, मंगला इनका हाथ धुलवा लो। सुरो कहती है बाथरूम। मधु अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी, इधर बरामदे में ही धो लो। सुरो कहती हैं तौलिया कहाँ। मधु तौलिया नहीं दे गई मंगला, अच्छा वह ले लो जो खूंटी पर टंगा है। फिर सुरो क्या कहती है कि मधु तुम भली भांति जानती हो। मधु फिर क्या कहती है मंगला इन्हें अंदर से एक धुला हुआ तौलिया ला दो। मधु मैं कहती हूँ अभी कुछ देर बैठती,
चिंती, नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगी। मधु, प्रयास नहीं, ज़रूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यहीं खाना। सुरो, हाँ हाँ अवश्य आएगी। अब उठने का तकलीफ न करो, बैठी रहो अपने गर्म लियाफ में। दरवाज़ा हम बंद किए जाती हैं, बर्फ़ सी हवा अंदर आ रही है। फिर आप आगे देखिए, मधु कहती है मुझे एक प्याला और बना दो मंगला। मंगला, ये कौन थी बीबी? मधु कह रही है मेरी सहेलियाँ थी। कौन थी? सहेलियाँ थी, सुरो और चिंती, जो मधु की सहेलियाँ हैं। कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थीं और हॉस्टल में भी साथ साथ रहती थी। मंगला कहती है जी बीबी जी। फिर मधु, मंगला जरा मेरी ओर देख कर बता दो, क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? मंगला चुप रहती है, इस प्रकार की बात का कोई जवाब नहीं रहती है। मधु फिर कहती है मेरी सहेलियाँ कहती है मैं बदल गई हूँ, पड़ोसी ने भी यही कहती है। मेरी ओर ज़रा देख कर बता दो मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ? फिर मंगला कहती है मैं तो आठों पैर आपके पास रहती हूँ बीबी जी, मैं क्या जानूँ? मधु कहती है मेरी आंखों में देखकर बता मंगला, क्या ये बदल सकी हैं? इनमें घृणा की झलक तो नहीं? मंगला कहती है घृणा? मधु कहती है मेरे व्यवहार में तकलीफ और बनावट तो नहीं? मंगला कहती है बनावट और तकलीफ? फिर मधु कहती है तकलीफ, बनावट, नफ़रत, तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ। 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। मंगला कहती है क्या कह रही हैं बीबी जी आप? बाबूजी तो। मधु कह रही है कि उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा, इन 2 महीनों में उन्होंने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। मंगला कहती है एक पत्र भी नहीं लिखा, लेकिन मधु कहती है मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का पता देना, या मैनेजर बीमार है, जो इस वस्तु ये चला आऊँगा, इन्हें तुम पत्र लिखना कहती होगी। वे मुझसे नाराज़ है, उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ। तो यानी कि दोनों पति और पत्नी या दंपति के बीच में जो एक कलह बन गई थी, दूरी बन गई थी, दूरी के बीच में जो बाधक तत्व आ रहे थे, उनका आभास अब मधु को है। फिर आपके मंगला कहती है घृणा घृणा। मधु कहती है कि यदि मैं बचपन ही से ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष? वे सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते हैं। मैं बहुत तेरा यत्न करती हूँ कि सब सफाई वफाई छोड़ दूँ, इन तकल्लुफ़ात को तिलांजलि दे दूँ, पर अपने इस प्रयास में कभी कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। इन तकल्लुफ़ात को तिलांजलि दे दूँ, ये हो गया। और बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं, पर नहीं, मैं इन सब वहमों को छोड़ दूंगी, पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूँगी। वे समझते हैं मैं उनसे नफ़रत करती हूँ। तब मंगला क्या कहती है, आप क्या कह रही हैं बीबी जी? मधु कहती है कि वे समझते हैं मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। मैंने इन 2 महीनों में ही अपने आप को बदल डाला है, अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है। और दरवाज़ा अचानक खुलता है, और दरवाज़ा खुलते ही वसंत का आगमन होता है, और वसंत इस तरह से आ जाता है। अब देखिए वसंत, कहो भाई क्या हाल चाल है? ये सूरत कैसी रोनी बना रखी है, और जी कुछ खराब है क्या? तब मधु क्या कहती है कि मधु कहती है सूखा झाड़ा पड़ रहा है, जुकाम है। आगे देखिए, मुझे 3-4 दिन से वसंत कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। सेहत दुनिया में जो कुछ है सेहत है। जीवन में तुम्हारी ये सफाई और सुगढ़ता, ये नजाकतें इतना काम न देगी जितना सेहत। यदि यही ठीक नहीं रहती तो ये सब किस काम की? अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं।
अरे ये काया पलट कैसी, ये पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया, और ये ट्रे और प्याले। मधु कहती है मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया है कि आप और आपके मित्रों को ज़रा भी कष्ट न हो। मज़े से लियाफ लेकर बैठिए, टेलीफोन आपके सिरहाने रहेगा। वसंत, वाह, मैं कहता हूँ तुम तो बेहद अच्छी हो। मधु, मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इसी लियाफ में बैठी रही हूँ। वसंत कहता है सच। मधु कहती है कि और चाय भी हमने यहीं पी है। बसंत कहता है वाह, मैं कहता हूँ अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क से नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। ये महत्वपूर्ण है कि बाह्य तड़क भड़क नहीं बल्कि अंदर की दृढ़ता से है। यदि हमारी प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर ऑफ रेजिडेंस जो है वो ज़्यादा है। तो मधु कहती है चाय भी अब आप यहीं पिया कीजिएगा अपने नर्म नर्म बिस्तर पर। बसंत, वाह वाह, अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखें। या अब आप, मधु कहती है कि अब तो आप नाराज़ नहीं हैं। बसंत कहता है नाराज। मधु कहती हैं आप इतने दिन तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, पर मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बसंत कहता गुस्सा। मधु कहती है 2 महीने से आपने ढंग से पत्र तक नहीं लिखा। बसंत कहता है पर मैंने। मधु कहती है पत्र लिखे थे जी, मैं कुशल से हूँ, अपने कुशल का पता देना इसे पत्र लिखना कहते होंगे। वसंत कहता है कि तो तुम इसका कारण यह समझती हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। पगली, तुमसे भी कोई नाराज़ हो सकता है। मधु कहती है पर 2 पंक्तियाँ। बसंत कहता है 2 पंक्तियाँ लिखने का भी अवकाश मिल गया, तुम इसी को बहुत समझो। मधु कहता है अच्छा आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय तैयार करती हूँ। वसंत, तुम कितनी अच्छी हो। मधु कहता है कि अच्छा चलिए पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए, ऐसा मधु कह देती है। वसंत, ये फिर तुमने कपड़े बदलने की पंख लगाई। फिर मधु कहती है क्यों कपड़े न बदलिएगा, 1 रात और 1 दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं, मार्ग की धूल सारे शरीर पर पड़ी हुई है। चलिए जल्दी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए, मैं इतने में चाय तैयार करती हूँ। यानी कि इस तरह से मधु चाय तैयार करने जाती है और मंगला को बुलाती है। मंगला आती है, जी बीबी जी। मधु कहती है सामान रखवा लिया या नहीं। मंगला कहती है बिल्कुल रखवा दिया। और मधु यह ट्रे और प्यालियाँ उठा, पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा। बाबूजी इधर हाथ मुंह धोने आए, मैं और पानी रखती हूँ। इतने में ये पानी फेंक कर चायदानी और प्यालियाँ अच्छी तरह धो डाल। मधु, ये चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया तूने, 20 बार का है चमचा न गिराया कर, फर्श पर चिपचिप होने लगती है। अब ट्रे बाहर रखकर इस जगह को गीले कपड़े से धो डाल। बसंत, अरे भाई साबुन कहाँ है। मधु कहती है वहीं तख्ती पर पड़ा है। बसंत बताता है और तौलिया। मधु कहती है हाथ मुंह धो आइए और इधर कमरे से सूखा नया तौलिया लेकर पहुंच लीजिए। तू फर्श, मंगला से कहा जाता है, तू फर्श साफ करके चायदानी और प्यालियाँ धो डाल और मैं पानी रखती हूँ चाय का। और फिर आप देखिए कि मधु जो है ये केतली कैसे बना रखी है मंगला तूने, मनो तो मेल जमी हुई है पैंदे में। तुझे कभी बर्तन न साफ करने आएंगे मंगला। कितनी बार कहा है कि सफाई का ये सूखा नया तौलिया लिया है आपने। मैं पूछती हूँ आप सूखे और गीले तौलिए में भी तमीज़ नहीं कर सकते। अभी तो सुरो और चिंती चाय पीकर इस तौलिए से पहुँच कर गई है तो एक सनक चढ़ी थी सफाई की और उसके बाद में तादाद में तो स्थापित कर लिया, लेकिन वापस वो गलती मधु से हो गई। और वसंत कहता है परंतु नया। मधु कहती है नया तौलिया उधर कमरे में टंगा है। बसंत कहता है कि ओ ये कम वक्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता, वास्तव में दोनों तौलिए साफ़ हैं मुझे। मधु कहती है जी साफ़ है, ज़रा आंख खोल कर देखिए गीले और सूखे। बसंत में ऐनक उतार कर रखी है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया
मधु कहती हैं जी, आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। बसंत कहता है ये तुमने फिर मुंह लटका दिया, नाराज़ हो गई क्या। मधु कहती है नहीं, मैं नाराज़ नहीं। और बसंत चिल्लाकर, तुम्हारा ख्याल है मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। और पर्दा गिरता है, तौलिए नामक एकांकी पूरी होती है। बड़ा पाठ था, बहुत बड़ा पाठ था, इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा ही थे। हम समीक्षा तो करते गए, लेकिन मोटे रूप में इसमें कोई शब्दावली या इस प्रकार के अर्थ की कोई मोटी बात नहीं थी। लेकिन मोटे रूप में इस कहानी का जो हमने परिचय देखा था कि सभ्यता और शिष्टाचार के नाम पर जो तरजीह दी जानी चाहिए, या बाय चड़क भड़क जो है वो मायने नहीं रखती जितनी अंदर की दृढ़ता रखती है। इसलिए हम अपने अंदर की दृढ़ता को बना करके रखें, बाय चड़क भड़क ज़्यादा मायने नहीं रखती है। इस तरह से तौलिए नामक एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क की है पूर्ण होती है। मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।